हेलो टू ऑल, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन। आज आप लोगों को अंग्रेजों की भू राजस्व नीति या भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। यह भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटिश भारत के आर्थिक नीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग या एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे लगातार प्रश्न आते रहे हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, जमींदारी या अस्थाई बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त है या महलवाड़ी बंदोबस्त है, जिसके बारे में आप लोग पहले भी सुन चुके होंगे। लेकिन आज हम इसको डिटेल में देखेंगे, अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए प्रश्नों को समाहित करते हुए इसके डिटेल कंसेप्ट को देखेंगे कि फ्यूचर में अगर किसी एग्जाम में इससे प्रश्न जुड़े हुए आएँ तो आप आसानी से कर सकें। इसके अलग अलग पहलुओं को, फैक्ट्स को, कंसेप्ट्स को आपस में मिलाकर इसको देखते हैं, ताकि हम इसके ओवरऑल कंसेप्ट को समझ सकें और इससे कभी भी किसी तरह का कोई प्रश्न आए तो चूके नहीं आप, इसलिए इसको उसी तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत इस भू राजस्व नीति को अपनाया क्यों गया। तो हम ये जानते हैं कि जो ब्रिटिश शासन यहाँ स्थापित हुआ, खासतौर से पलासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के बाद एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर आई। और इसी बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई, उस इलाहाबाद की संधि के पश्चात क्या हुआ, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जो है अंग्रेजों के पास चली गई। यानी भू राजस्व की उगाही का जो पावर था, भू राजस्व वसूली का जो पावर था, वो अंग्रेजों के पास चला गया। लेकिन हम अगर इस टाइम पीरियड को देखें तो इसमें अलग अलग तरीके की व्यवस्था भू राजस्व को जोड़कर की गई, जिसमें द्वैत शासन व्यवस्था को भी अपनाया गया, जिसमें दीवानी का जो पावर था वो अंग्रेजों ने अपने पास रखा। लेकिन उसके बावजूद भी वो एक बेहतर भू राजस्व बंदोबस्त को स्थापित नहीं कर पाए। कृषकों का बड़े स्तर पे तो शोषण हुआ, बड़े स्तर पे भू राजस्व की वसूली हुई, लेकिन जितना अंग्रेजों को या कंपनी को भू राजस्व की ज़रूरत थी अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए, अपने साम्राज्यवादी विस्तार को बढ़ावा देने के लिए, कच्चे माल को खरीदने के लिए, तीसरे देश के साथ व्यापार करने के लिए, वो उस ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाए। इसीलिए वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में इस द्वैत शासन को बंद कर दिया। ठीक है। हाँ, इस दौरान एक चीज़ ध्यान रखा गया कि इसमें जो वहाँ का गांव का जो सबसे प्रमुख भू राजस्व से जुड़ा हुआ वर्ग था, जमींदार वर्ग, उसको इससे बाहर रखा गया। इस नीति का फेलियर का एक कारण ये भी था। लेकिन हम देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग जब आता है 1772 में, तो उसने द्वैत शासन को ख़त्म कर दिया और उसने एक नई व्यवस्था अपनाई, जिसको इजारेदारी प्रथा कहा गया। इस इजारेदारी प्रथा को, जिसको फार्मिंग सिस्टम भी कहा जाता है, इस इजारेदारी प्रथा के माध्यम से उसने भू राजस्व वसूली के नए तरीके डेवलप किए, नई व्यवस्था लागू की, जिसको तालुकदारी व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है। और यह व्यवस्था किसके द्वारा लाई गई? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाई गई। इस व्यवस्था के तहत क्या किया गया? इस व्यवस्था के तहत ठेकेदारी का एक प्रावधान किया गया। ठेकेदारी के प्रावधान के अंतर्गत यह है कि जमीनों की वसूली के लिए ठेका दिया जाने लगा। इस ठेके के व्यवस्था में भी जमींदारों को बाहर रखा गया। यानी यह ठेका जो सबसे ज़्यादा भू राजस्व वसूल के देने का वचन देता था, उसी को यह ठेका मिलता था। यह व्यवस्था, जो ठेकेदारी व्यवस्था थी, यह पहले से भी ज़्यादा शोषणात्मक थी। किसके लिए? कृषकों के लिए। क्यों? क्योंकि जो जितना ज़्यादा भू राजस्व वसूल के देने का वचन देता था, प्रॉमिस करता था, उसी को यह इजारेदारी व्यवस्था के तहत ठेका दिया जाता। इसके माध्यम से क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा वसूली किसानों से भू राजस्व के रूप में की जाती थी। लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ज़रूरतें पूरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो ठेका वसूलने वाले लोग थे, वो इस बीच के मुनाफे को, बड़ी से बड़े भू राजस्व की मात्रा को अपने पास रख लेते थे। यह व्यवस्था भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। 1772 में वारेन हेस्टिंग ने इस व्यवस्था को 5 वर्षों के लिए लागू किया था, जो कि 1777 में उसको ख़त्म कर दिया और फिर प्रति वर्ष के हिसाब से इजारेदारी व्यवस्था को शुरू की गई। लेकिन ये व्यवस्था पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। इसीलिए वारेन हेस्टिंग के बाद आने वाले गवर्नर, कौन? कॉर्नवालिस ने एक नई व्यवस्था शुरू की। यह व्यवस्था क्या थी? यह व्यवस्था थी अस्थाई बंदोबस्त।
इस अस्थाई बंदोबस्त के तहत, जिसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, इस व्यवस्था के तहत कर्नवालिस ने क्या किया, 10 साल के लिए इस व्यवस्था को 1790 में लागू किया। लेकिन बाद में जाकर 1793 ईस्वी में इसी व्यवस्था को, जिसको 10 साल के लिए उसने लागू किया था, उस व्यवस्था को उसने क्या किया, अस्थाई तरीके से लागू कर दिया। मतलब इसके जो 10 साल का पीरियड टेन्योर था उसको खत्म कर दिया और कहा कि यह व्यवस्था परमानेंट रहेगी। ठीक है, इसीलिए इसको अस्थाई बंदोबस्त कहा गया। क्योंकि इसको लेके डिबेट है। क्या डिबेट है कि इसमें जमींदारों को इस व्यवस्था का पार्ट बनाया जाए या न बनाया जाए। इस डिबेट को लेके 2 अंग्रेज अधिकारियों ने अपने अपने मत दिए। पहला मत था जेम्स ग्रांट का। जेम्स ग्रांट का मानना था कि भूमि का मालिक सरकार को बनाया जाए, क्योंकि सरकार ही भू राजस्व प्राप्त करती है। लेकिन जॉन सोर का मानना था कि चूंकि जमींदार यहाँ के भू राजस्व से सदियों से जुड़े हुए थे, इस सिस्टम का पार्ट थे, वो इसके रग रग से वाकिफ थे, इसीलिए इस अस्थाई बंदोबस्त में, इस नए भू राजस्व व्यवस्था में इन जमींदारों को उसका भूमि का मालिक बनाया जाए। ठीक है, और ताकि यह जो वर्षों से भू राजस्व की वसूली कर रहे थे, इस भू राजस्व व्यवस्था के सिस्टम के पार्ट थे, जो इसके रग रग से वाकिफ थे, वो हमारे साथ जुड़ सके और हम उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा सकें। दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या था, जॉन सोर का मानना था कि चूंकि यह सामाजिक वर्ग का बहुत ही प्रभावशाली तबका था, गांव के स्तर पे यह बहुत ही प्रभावशाली तबका था, तो इस तबका, इस वर्ग जिसको जमींदार वर्ग कहा गया, इसको अपने साथ जोड़ के रखने की ज़रूरत थी। इसीलिए जॉन सोर ने यह मत दिया कि भू राजस्व, इस अस्थाई बंदोबस्त में जमींदारों को भूमि का मालिक माना जाए। और यही कर्नवालिस ने भी किया। कर्नवालिस ने जॉन सोर के मत को अपनाया और उसने इस अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार वर्ग को भू राजस्व का मालिक माना, भूमि का मालिक माना, और उसे ही भूमि का राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया। और इसी के तहत क्या हुआ, इसी के तहत जो जेम्स ग्रांट और जॉन सोर जो जुड़े हुए थे, इस पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसका क्या मत था। तो जॉन सोर ने जमींदारों को महत्व दिया, जमींदारों को भूमि का स्वामी माना और उससे ही भू राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की बात की। दूसरा, जेम्स ग्रांट ने कहा कि नहीं, सरकार को भूमि का स्वामी होना चाहिए। इस पे प्रश्न पूछे भी गए हैं, अब पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक है, दूसरा चीज, इस लगान वसूली का जो प्रतिशत था कि कौन जमींदार कितना रखेगा, सरकार तक कितना पहुंचाया जाएगा, तो वह था 89% जो पार्ट है वो सरकार को दिया जाएगा और 11% जो पार्ट है भू राजस्व का, वो जमींदार अपने वसूली के अधिकार के तहत रखेंगे। ठीक है, इस व्यवस्था की जो सबसे बड़ी खामी थी वो यह थी कि यह स्पष्ट किया गया कि जमींदार जो है किसानों से कितना लगान वसूल करे और जिससे अधिक लगान वसूली का फायदा जमींदारों को मिला और सरकार को नहीं मिला। ठीक है, मतलब क्या है कि जमींदारों ने इसका फायदा उठाया कि उन्होंने मैक्सिमम से मैक्सिमम भू राजस्व वसूलने का प्रयास किया और इसका फायदा सरकार को न मिलकर जमींदारों को मिला। ठीक है, और इसी का परिणाम क्या हुआ कि जमींदारों का किसानों पर शोषण जो है वो बढ़ने लगा और यह भी एक व्यवस्था भी एक शोषणकारी व्यवस्था बन के उभरी। यानी अस्थाई बंदोबस्त जो है लास्ट में अंततोगत्वा एक शोषणकारी व्यवस्था बन के उभरा। हाँ, इस व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ नियम भी जान लेते हैं जो अस्थाई बंदोबस्त से जुड़ा हुआ है और जिसपे पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। एक 1793 में जब ये व्यवस्था लागू की गई, उसी समय एक अधिनियम लाया गया सरकार के द्वारा कि जमींदारों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार। ठीक है, यह अधिकार जो है सरकार के पास था। दूसरा एक और नियम लाया गया, वो लाया गया 1794 में। यह 1794 में जो नियम लाया गया उसको कहा गया सूर्यास्त का नियम, लॉ ऑफ सनसेट, सूर्यास्त का नियम। यह सूर्यास्त का नियम जो था, इसके तहत यह व्यवस्था की गई कि अगर तय समय के या तय तिथि के अंतर्गत या उससे पहले जमींदार भू राजस्व को किसानों से वसूल कर सरकार के पास
या सरकार के कोष में जमा नहीं करती है तो उस तय तिथि के सूर्यास्त से पहले जमा नहीं करती है तो सूर्यास्त के बाद उसके जो जमींदारी का अधिकार है वो उससे छीन लिया जाएगा और उसको नीलाम कर दिया जाएगा। यानी जमींदारी का अधिकार को भी नीलाम करने की प्रथा या नियम जो है सूर्यास्त के नियम के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह व्यवस्था भारत के 19% क्षेत्रों पे लागू थी जो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत थे। ठीक है, यह ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र के अंतर्गत इस अस्थाई बंदोबस्त को या जमींदारी बंदोबस्त को लागू किया गया था। यह व्यवस्था बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में और उत्तर प्रदेश के बनारस में, जहाँ के राजा चेत सिंह थे, और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू की गई। यह पॉइंट जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह प्रश्न उलझाऊ है और इस पे उलझाने के लिए इसी तरह के फैक्ट्स पूछे जाते हैं कि यह व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू की। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जब जाते हैं तो आपको इस तरह के प्रश्नों को ध्यान रखना है, इस तरह के फैक्ट को भी याद रखना है। ठीक है, यह व्यवस्था से लाभ के रूप में कंपनी को एक फ़ायदा तो ये हुआ कि एक निश्चित राशि भू राजस्व की वो मिलनी तय हो गई। जो अस्थाई बंदोबस्त से पहले जो उतार चढ़ाव था भू राजस्व में, जिसके चलते यह नई व्यवस्था को ब्रिटिश कंपनी ने अपनाया था, क्योंकि एक निश्चित राशि जो तय राशि है वो मिल सके ताकि ब्रिटिश जो सरकार है वो अपनी नीति बना सके, आर्थिक नीति बना सके। उसी के लिए यह निश्चित राशि जो था वो मिलना तय हो गया इस व्यवस्था के तहत। इसीलिए यह व्यवस्था अंग्रेजों के लिए फ़ायदेमंद भी रही। ठीक है, और दूसरा चीज़ जो अंग्रेजों के फेवर में था अस्थाई बंदोबस्त के तहत वो था जमींदार वर्ग का सहयोग। ठीक है, जैसे कि मैंने जॉन सोर के बारे में बताया कि उन्होंने कहा कि जमींदारों को इस व्यवस्था का पार्ट बनाया जाना चाहिए, और इसके पीछे जो लॉजिक था वो यही था कि यह गांव के सामाजिक व्यवस्था के सबसे प्रभावशाली वर्ग है जमींदार वर्ग, और अगर हम इसे अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत लाते हैं तो ये हमेशा से हमारे लिए वफादार या हमारे अधीनस्थ के रूप में काम करेगा। और सामाजिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग जब हमसे जुड़ा रहेगा, हमारे अधीन रहेगा, तो यह हमारे फ़ायदे में रहेगा। और इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा कब देखने को मिला? जब 1857 का विद्रोह हुआ तो बहुत सारे जमींदारों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। क्यों? क्योंकि यह अस्थाई बंदोबस्त से जुड़े हुए थे और इनके जो आर्थिक हित थे या राजनीतिक हित थे वो ब्रिटिश शासन से जुड़े हुए थे। इसीलिए इन्होंने इसका अंग्रेज़ों का साथ दिया। ठीक है, और इसीलिए अंग्रेज़ों को भी इन जमींदारों से आगे चल के बहुत फ़ायदे हुए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इस व्यवस्था के तहत देखने को मिलती है। ठीक है, और सूर्यास्त का नियम हमने देख लिया, और सूर्यास्त के नियम के तहत क्या प्रावधान थे ये भी हमने देख लिया कि जमींदारी को नीलाम कर दी जाती थी, जमींदारी उनसे छीन ली जाती थी और दूसरे को दे दी जाती थी। ठीक है, फिर अगली जो व्यवस्था है वो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। यह व्यवस्था रैयतवाड़ी से, जैसे कि रैयत यानी किसान, यह व्यवस्था सीधे सीधे किसानों से जुड़ी हुई थी। मतलब क्या था? इसमें जमींदारों की भूमिका नहीं थी, यानी जमींदार वर्ग इस व्यवस्था का पार्ट नहीं था। ठीक है, यह उन क्षेत्रों में लागू की गई जहां किसान जो थे वो सीधे सीधे मजबूत थे, वहाँ जमींदारी व्यवस्था अनुपस्थित थी। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ जमींदारी व्यवस्था अनुपस्थित थी। इस तरह के क्षेत्रों में यह व्यवस्था काफ़ी सफल रही। ठीक है, तो यह व्यवस्था भी अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई। इसका जो जन्मदाता था वो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। इन्हीं लोगों की यह देन थी, यह सोच थी, यह रैयतवाड़ी व्यवस्था। 1792 में कैप्टन रीड के प्रयास से रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले बारामहल में लागू किया गया। यह बारामहल जिला जो है यह तमिलनाडु में है, और यहीं पे इस व्यवस्था का समझिए एक तरह से ट्रायल था, और यह ट्रायल 1792 में किया गया। यह फैक्ट जो है इसको जरूर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और इस पर बने भी हैं। तो यह व्यवस्था जो थी यह सीधे सीधे किससे जुड़ी हुई थी? किसानों से जुड़ी हुई। यदि किसान निर्धारित लगान जमा नहीं कर पाता था
तो उसे भू स्वामित्व से वंचित कर दिया जाता था इस व्यवस्था के अंतर्गत। यानी भूमि का मालिक किसको माना गया था? किसानों को माना गया था। अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक किसको माना गया था? जमींदारों को माना गया था। ठीक है, तो यहाँ भूमि का मालिक किसानों को माना गया था। अगर किसान निर्धारित समय पे अपना लगान कंपनी को दे रहे थे तब तक उनको भूमि के स्वामी के पद से या उनके भूमि से कभी वंचित नहीं किया जाता था। अगर निर्धारित समय तक वह लगान जमा नहीं कर पाते तब उनको उनका भूमि स्वामित्व जो था वो छीन लिया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो जन्मदाता था, इसको जरूर याद रखिएगा, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। ठीक है, और 1792 में ये भी जरूर याद रखिएगा कि 1792 में तमिलनाडु के बारामहल में इसको पहली बार लागू किया गया। 1820 में इस व्यवस्था को पूरे मद्रास में लागू किया गया और यहाँ इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, मद्रास में 1820 में यह व्यवस्था पूरी तरह से लागू की गई और इसी व्यवस्था को लागू करने के लिए मुनरो को वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यही व्यवस्था बम्बई में और 1858 में यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन में और उसके कुछ अन्य क्षेत्रों में लागू की गई। तो आपको इसको जरूर याद रखना है। 1825 में मुंबई में, ठीक है, लागू की गई थी और 1858 में संपूर्ण दक्कन में। ये थोड़ा सा फैक्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस पे भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट पे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यह जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी यह तमिलनाडु के अलावा, देखिए यहाँ लिखा भी है, मद्रास में, बम्बई के कुछ हिस्से में, पूर्वी बंगाल में, असम में और कुर्ग के कुछ हिस्सों में इसको लागू की गई थी। ठीक है, तो इसको इसी तरह से देखते जाना है। और यह रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो पूरे ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश क्षेत्र के 51% हिस्से पे इसको लागू किया गया था। ठीक है, जो अस्थाई बंदोबस्त था उसको 19% हिस्से पे लागू किया गया था और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसको 51% हिस्से पे लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जैसा कि मैंने बताया कि कृषक के ही भूमि का स्वामी था, इसीलिए यहाँ जमींदार वर्ग की अनुपस्थिति है, यहाँ जमींदार वर्ग नहीं है। ऐसे कई बार प्रश्न बन जाते हैं, उसमें 4-5 लाइन दे देगा, 4-5 रैयतवाड़ी व्यवस्था से जुड़ा हुआ और उसमें ये भी एक लाइन होगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमींदारों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, जबकि यहाँ जमींदार क्या है? अनुपस्थित है। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न कंसेप्ट में बनते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। यह प्रश्न इस तरह से बनते हैं और यहीं पे बच्चा जो है या स्टूडेंट जो है एग्जामिनेशन के प्रेशर में इस तरह की गलतियां करता है। तो आपको कंसेप्ट पर पूरी तरह से ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ जो लगान का दर था वो लगान का दर 55% से लेकर 33% था, लेकिन अमूमन हम क्या देखते हैं, यह 55% तक ही होता था। कहने को 33% था, लेकिन यह बहुत ही कम क्षेत्रों में या बहुत ही कम समय के लिए था। यह लगान की जो दर थी वो काफ़ी ऊंची थी, यानी 55% तक, आधे से भी ज़्यादा, यानी जितना उपज किसान करता था उसका आधा से भी ज़्यादा ब्रिटिश भारत में भू राजस्व के रूप में रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ले लिया जाता। ठीक है, तो ये हमें इस पे ध्यान रखना है। और अब हम अगली व्यवस्था की बात करें तो अगली व्यवस्था है महलवाड़ी व्यवस्था। यह महलवाड़ी व्यवस्था जो है वो किससे यह भू राजस्व या भू राजस्व बंदोबस्त किसके साथ किया जाता था? महाल के साथ किया जाता था। महाल का मतलब गांव, यानी पूरे गांव से यह व्यवस्था की जाती थी। यह गांव का जो प्रधान होता था या गांव का जो मुखिया होता था, जिसको क्या कहा जाता था? लंबरदार कहा जाता था। इस लंबरदार की यह भूमिका होती थी कि पूरे गांव से भू राजस्व जो है वो वसूल कर ब्रिटिश भारत के अंतर्गत उसके ब्रिटिश कोष में जमा करें। ठीक है, इसी व्यवस्था को महाल व्यवस्था कहा गया। यही जो मुखिया या प्रतिनिधि होता था, यही जो था, इसी की जिम्मेदारी होती थी कि इस व्यवस्था के तहत वो टैक्स को या भू राजस्व को, लैंड रेवेन्यू को वह जमा करे। इस व्यवस्था का जन्मदाता कौन था? इस व्यवस्था का जन्मदाता था मैकेंजी। हॉल मैकेंजी को इस व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। 1819 के अपने प्रतिवेदन में महलवाड़ी
जो भूमि व्यवस्था थी इसका सूत्रपात मैकेंजी ने किया और 1833 में मार्टिन बर्ड और जेम्स थॉमसन के ने इस व्यवस्था को सबसे बेहतर फॉर्म में लागू किया। ठीक है, तो इस व्यवस्था से 3 लोग जुड़े हुए हैं। इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। कौन कौन जुड़े हुए हैं? इस व्यवस्था से 3 लोग जुड़े हुए हैं। कौन? हॉल मैकेंजी, जिसने इसने पहली बार इस व्यवस्था को जन्म दिया या इस व्यवस्था का आइडिया दिया या विचार दिया, इसको इसीलिए इसको जन्मदाता कहा जाता है। और यह विचार कब दिया? 1819 के अपने एक प्रतिवेदन में। सरकार को जो उसने प्रतिवेदन दिया उसमें यह व्यवस्था के बारे में चर्चा किया कि इसको लागू किया जाना चाहिए या लागू किया जा सकता है, यह एक बेहतर व्यवस्था है। और इसी व्यवस्था के अंतर्गत 1833 में मार्टिन बर्ड और जेम्स थॉमसन ने इस व्यवस्था को या इस महलवाड़ी व्यवस्था को सबसे बेहतर फॉर्म में या सबसे बेहतर रूप में लागू किया। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि ये 3 नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि इस व्यवस्था के अंतर्गत हमने ये देख लिया कि यह पूरे गांवों पे लागू की जाती थी, पहला। दूसरा चीज़ क्या देखा कि इस व्यवस्था के तहत जो प्रधान होता था गांव का, लंबरदार, वो पूरे गांव से भू राजस्व को वसूल करके ब्रिटिश को उसमें जमा करता था। ठीक है, और इस व्यवस्था के अंतर्गत जो भूमि थी वो ब्रिटिश भारत की 30% भूमि पर यह महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। यानी अगर अस्थाई बंदोबस्त को देखें तो वो 19% पे, रैयतवाड़ी व्यवस्था को देखें तो 51% पे, और महलवाड़ी व्यवस्था को देखें तो 30% पे लागू की गई थी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है कई बार। ये क्या है, यही एक लाइन बन जाएगा कि महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत 51% भूमि पे, ब्रिटिश भारत के 51% भूमि पे यह लागू की गई थी, जो कि गलत है। यह महज 30% भूमि पे लागू की गई। इस तरह के प्रश्न कन्फ्यूजन वाले यह पीसीएस में भी पूछे जाते हैं और यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं, तो यह गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, यह व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू की गई? यह व्यवस्था बेसिकली मध्य प्रांत में, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी लागू की गई। यह व्यवस्था के अंतर्गत जो भी महाल थे जहाँ पे जमींदारी व्यवस्था की अनुपस्थिति थी, वहाँ इस व्यवस्था को लागू की। ठीक है, तो यह 3 व्यवस्थाएं हैं जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश भारत के या ब्रिटिश कंपनी के लिए बड़े स्तर पे भू राजस्व की वसूली करना। और यह व्यवस्था अलग अलग 3 व्यवस्थाएं क्यों अपनाई गई? इसके पीछे जो लॉजिक है, इसका लॉजिक यही है कि अलग अलग भारत बहुत बड़ा देश है और बहुत अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, तो वो उस समय के जहां जमींदारी वर्ग उपस्थित था वहां स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। जहां जमींदार वर्ग नहीं था या अलग व्यवस्था पहले से चली आ रही थी, उसी व्यवस्था को बेहतर ढंग से लागू करने की कोशिश की गई। और यही कारण है कि स्थायी बंदोबस्त के साथ साथ महलवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था आगे के समय में भी लागू की गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको पूरा देख पा रहे हैं और इसको समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो यही आज का टॉपिक था और यही ब्रिटिश भारत की भू राजस्व नीति थी जिसके बारे में हमने जाना। ठीक है, अगर आपको यह टॉपिक पसंद आए, ये क्लास पसंद आए, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।